50 साल एक ऐसे राज को छुपाते हुए जो सब कुछ तबाह कर देता। एक रात सबके सामने उसने वे शब्द कहे जो राधा ने कभी सुनने की कल्पना भी नहीं की थी, और राधा बस खामोशी से उसे देखती रह गई। हॉल में सफेद मोगरे और पुराने वादों की खुशबू फैली हुई थी। राधा दरवाजे से अंदर आते ही समझ गई थी वह रात वैसी नहीं खत्म होने वाली थी जैसी उन्होंने योजना बनाई थी। हवा में कुछ ऐसा था, एक अदृश्य तनाव जो त्वचा से ऐसे चिपका था जैसे हर मेज पर जलती मोमबत्तियों की खुशबू। 50 साल का विवाह, आधी सदी एक ही छत, एक ही बिस्तर, एक ही सरनेम साझा करते हुए। और फिर भी जब वह अर्जुन की बांह पकड़कर हॉल के केंद्र की ओर चल रही थी, राधा ने लंबे समय बाद पहली बार महसूस किया कि वह पूरी तरह अकेली थी। पीछे की दीवार पर 50 का अंक सुनहरे अक्षरों में चमक रहा था। फूलों की सजावट बेदागड़ थी। महीन बर्तन, मेहमान, जिंदगी भर के सबसे अच्छे दोस्त, दूर से आए रिश्तेदार, बच्चे अपने परिवारों के साथ, सभी उस शालीन सुंदरता में सजे थे जो बड़े समारोहों को शोभा देती है। बड़ी बेटी अंजलि ने हर बारीकी को ऐसे संभाला था जैसे कोई जानता हो कि ऐसे पल दोबारा नहीं आते। छोटा बेटा रोहन सिर्फ मौजूद रहने के लिए दूसरे शहर से आया था। सब उनके लिए, उन दोनों के लिए वहां थे, लेकिन अर्जुन ने पहले 20 मिनट तक उसे एक बार भी नहीं देखा। राधा ने यह महसूस किया, उसने इसे ऐसे महसूस किया जैसे उन चीजों को महसूस किया जाता है जो नाम लेने के लिए बहुत ज्यादा दर्द देती हैं। खामोशी से, एक ऐसी सटीकता के साथ जो सीने को बिना आवाज किए चीर जाती है, वह मुख्य मेज पर उसके बगल में बैठ गई, अपनी गोद में नैपकिन रखा, अभिवादन करने आए मेहमानों को मुस्कुराई और उस दर्द को उसी जगह छुपा लिया जहां उसने 50 साल से कई और दर्द छुपाए थे, उस गहरे गुप्त स्थान पर जिसे सिर्फ वह जानती थी। रात टोस्ट और धीमी संगीत के बीच आगे बढ़ी। अंजलि द्वारा नियुक्त समारोह के सूत्रधार ने समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले प्यार की खूबसूरती के बारे में बात की। मेहमानों ने तालियां बजाईं, किसी ने पीछे से टोस्ट के लिए चिल्लाया और गिलास नाजुक झंकार के साथ ऊपर उठे। अर्जुन कमरे की ओर मुस्कुराया। वह इसमें माहिर था, वह हमेशा इसमें अच्छा रहा था, वही दिखाना जो दुनिया देखना चाहती थी। तभी सब कुछ बदल गया। अर्जुन खड़ा हुआ, उसने स्वाभाविक रूप से माइक्रोफोन उठाया जैसे कोई जिसने पूरी जिंदगी भाषण दिए हों। कमरा खामोश हो गया। अंजलि ने अपनी मेज से अपने पति का हाथ अनजाने में कस लिया। रोहन ने बीच वाक्य में बात करना बंद कर दिया, यहां तक कि वेटर भी रुक गए। मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं, अर्जुन ने अपनी उस गंभीर आवाज में शुरू किया जो जगहों को भर देती थी। आज रात 50 साल पूरे हो रहे हैं, आधी सदी, और मुझे लगता है कि जो लोग हमें प्यार करते हैं वे सच्चाई सुनने के हकदार हैं। राधा ने धीरे से ऊपर देखा। उस आखिरी शब्द के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने उसे अंदर से जमा दिया। 50 साल बहुत होते हैं, अर्जुन ने जारी रखा, और एक लंबा विराम आया, बहुत लंबा। यह निश्चित रूप से जानने के लिए पर्याप्त था कि कोई क्या महसूस करता है और क्या कभी महसूस नहीं किया। हॉल में खामोशी अब शालीन नहीं रही, यह भारी, असहज हो गई। अंजलि ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे शब्द नहीं मिले। रोहन ने अभी तक न समझते हुए भौहें चढ़ाईं। अर्जुन थोड़ा राधा की ओर मुड़ा। उसने उसे ऐसे देखा जिसे राधा ने तुरंत पहचान लिया। यह उस आदमी की नजर थी जिसने एक फैसला ले लिया था और अब परिणामों से नहीं डरता था। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, उसने धीरे से, भयानक स्पष्टता के साथ कहा। 50 सालों में राधा, मैंने तुम्हें कभी वैसे प्यार नहीं किया जैसे मुझे करना चाहिए था। समय ठहर गया। यह कोई चीख नहीं थी, यह गुस्से का कोई दृश्य नहीं था, यह कहीं ज्यादा बुरा था। यह 100 लोगों के सामने शांति से दिया गया एक बयान था, उस रात जब उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होनी चाहिए थी। राधा हिली नहीं, उसने गिलास नहीं फेंका, अचानक खड़ी नहीं हुई, उसने खामोशी तोड़ने वाला कोई वाक्य नहीं कहा। वह बस उसे देखती रही और उसकी आंखों में, उन आंखों में जिन्होंने उसके बच्चों को जन्म लेते देखा था, जिन्होंने जितनी रातें कोई गिन नहीं सकता था उससे ज्यादा रातों तक चुपचाप रोया था, कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी उस हॉल में किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नहीं दर्द नहीं, बल्कि साफ और पूरी तरह से गरिमापूर्ण। तीसरी मेज पर बैठी एक महिला ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। उसके पति ने बिना कुछ कहे उसकी बांह पकड़ी। पीछे के कोने में राधा की एक चचेरी बहन चुपचाप रोने लगी। अंजलि इतनी तेजी से खड़ी हुई कि उसने अपना गिलास गिरा दिया, और जमीन पर शीशे की आवाज ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने एक पल के लिए हॉल की खामोशी को तोड़ा। पिताजी, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज हैरानी और गुस्से के बीच कांप रही थी। आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने उसे नहीं देखा। उसकी आंखें अभी भी राधा पर टिकी थीं, जैसे उस पल में केवल वे दोनों ही मौजूद हों।
रोहन भी खड़ा हो गया। वह अपने पिता से लंबा था और जब वह मुख्य मेज के पास आया तो उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने भ्रम को एक ऐसी उदासी के साथ मिला दिया था जिसे वह अभी तक नहीं समझ पा रहा था कि वह कहां से आई थी। पिताजी, रुकिए, उसने धीमी आवाज में कहा, कृपया। लेकिन अर्जुन ने माइक्रोफोन को मेज पर धीरे से रखा, हिंसा से नहीं, बल्कि उस अजीब शांति के साथ जैसे कोई बहुत लंबे समय से कुछ बोझ उठा रहा हो और आखिरकार उसे जमीन पर रख दिया हो। राधा अभी भी बैठी थी और तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसे कोई कभी नहीं भूलेगा। उसने अपना गिलास उठाया, उसे थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से एक घूंट पिया, जैसे कि पूरी दुनिया उसे गले में दिल लिए नहीं देख रही थी। यह सबसे विनाशकारी हाव भाव था जो वहां मौजूद किसी ने अपनी जिंदगी में देखा था। इसीलिए नहीं कि वह नाटकीय था, बल्कि इसलिए कि वह नहीं था। अंजलि अपनी मां के पास गई और उसकी कुर्सी के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने उसके हाथ पकड़े। राधा के हाथ ठंडे थे। मां, उसने फुसफुसाया, अभी चलते हैं। राधा ने उसे ऐसी कोमलता से देखा जिसे अंजलि समझ नहीं पाई। यह किसी ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो पहले से ही एक कहानी का अंत जानता हो, जिसे बाकी लोग अभी पढ़ना शुरू कर रहे हों। नहीं, मेरी बच्ची, राधा ने शांत आवाज में कहा, जिसने हॉल की हवा को काट दिया। अभी नहीं। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। मेहमान एक दूसरे को देख रहे थे कि रुकें या जाएं। समारोह का सूत्रधार चुपचाप एक कोने में गायब हो गया था। वेटर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, और तभी राधा खड़ी हुई। जल्दबाजी में नहीं, गुस्से में नहीं। वह उस धीमेपन के साथ खड़ी हुई जैसे कोई जिसने कुछ करने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया हो और जानता हो कि हर सेकंड कितना भारी है। उसने अर्जुन की ओर देखा और बोली, तुम सही कहते हो, उसने कहा। उसकी आवाज कांपी नहीं। तुमने मुझे कभी वैसे प्यार नहीं किया जैसे मैं हकदार थी। मैं यह बहुत पहले से जानती थी। एक फुसफुसाहट हॉल में फैल गई। लेकिन मैंने तुम्हें प्यार किया, उसने जारी रखा। अर्जुन, यह कुछ ऐसा है जिसे तुम मुझसे कभी छीन नहीं सकते। वह वाक्य हॉल की हवा में मोमबत्तियों के धुएं की तरह तैरता रहा। अर्जुन पलकें झपकाईं। रात में पहली बार उसके चेहरे पर कुछ टूटा। सिर्फ एक पल। उस शांति के मुखौटे में सिर्फ एक छोटी सी दरार, जिसे उसने दशकों से बनाया था। लेकिन अंजलि ने उसे देखा और रोहन ने भी, जो उन दोनों में से कोई नहीं जानता था, जिसकी उस हॉल में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह यह था कि राधा ने 50 साल से कुछ छुपा रखा था। कोई शिकायत नहीं, कोई द्वेष नहीं, बल्कि एक राज जो उन सभी चीजों को बदल देगा जो वे अपने परिवार के बारे में, अपने पिता के बारे में और उस महिला के बारे में जानते थे जो चुपचाप बैठी रही थी, जबकि उनकी जानी पहचानी दुनिया उनके चारों ओर बिखर रही थी। अंजलि को पहली सुराग उसी रात अपनी मां के पर्स में मिलेगा, जब वह उसे हॉल से निकलने के लिए अपना सामान इकट्ठा करने में मदद कर रही थी। एक बंद लिफाफा जिसके सामने राधा की लिखावट थी और हाथ से लिखा एक ही निर्देश, इसे तब खोलो जब तुम और सहन न कर सको। हॉल के बाहर की हवा ठंडी थी। राधा ने जैसे ही शीशे के दरवाजे पार किए और बाहरी गलियारे में निकली, उसे अपने चेहरे पर ठंडक महसूस हुई। वह लंबा गलियारा ऊंची खिड़कियों के साथ होटल के रोशन बगीचे की ओर खुलता था। अंजलि उसके बगल में चल रही थी। एक हाथ उसकी बांह पर था और उसकी आंखें अभी भी दबे हुए आंसुओं से चमक रही थीं। रोहन चुपचाप पीछे आ रहा था, उस हावभाव के साथ जो पुरुषों के चेहरे पर तब होता है जब वे नहीं जानते कि उन्हें दुख महसूस हो रहा है या शर्म या दोनों एक साथ। पहले कुछ मिनटों तक किसी ने बात नहीं की। हॉल के संगीत की आवाज मंद होकर आ रही थी, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। अंदर मेहमान अभी भी वहीं थे। कुछ लोग चुपचाप इस असहजता के साथ निकलना शुरू हो गए थे, जैसे कोई जिसने कुछ बहुत निजी और बहुत दर्दनाक देखा हो, जिसे दूसरों की आंखों से देखना नहीं चाहिए। अन्य अपनी मेजों पर धीमी आवाज में बात कर रहे थे। गिलास अभी भी हाथ में थे और उनकी नजर उस दिशा में खोई हुई थी जहां राधा कुछ मिनट पहले बैठी थी। अर्जुन बाहर नहीं आया था। राधा एक खिड़की के पास रुकी और बगीचे की ओर देखा। केंद्र में एक छोटा फव्वारा था जो मंद रोशनी से घिरा था और पानी ऐसी शांति से गिर रहा था जो उस टूटी हुई रात के बीच लगभग एक उकसावे जैसा लग रहा था। उसने लंबे समय तक पानी के बहाव को देखा, जैसे उस निरंतर और शांत बहाव में कुछ ऐसा था जो उसे याद दिला रहा था कि दुनिया अभी भी घूम रही थी, भले ही अंदर सब कुछ रुक गया हो। माँ, अंजलि ने कहा और उसकी आवाज उस एक शब्द पर टूट गई। राधा उसकी ओर इस कोमलता से मुड़ी जिसने दोनों बच्चों को एक साथ निहत्था कर दिया। मैं ठीक हूं मेरी बच्ची, आप ठीक नहीं हैं, रोहन ने जवाब दिया और उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो शिकायत नहीं बल्कि सच्चा दर्द था।
उसके बाद कोई भी ठीक नहीं रहेगा। अंदर जो कुछ हुआ था उसके बाद दुनिया में कोई भी ठीक नहीं रहेगा। राधा ने उन दोनों को देखा, अपनी बेटी को जिसकी आंखें नम थीं और हाथ सीने से लगे थे, अपने बेटे को जिसकी जबड़ा तना हुआ था, जैसे सही शब्दों को चबाने में उसे शारीरिक प्रयास लग रहा था, और उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसकी उसे उस पल में उम्मीद नहीं थी। प्यार, एक विशाल, शांत, असीम प्यार जो सीने को बिना आवाज किए भर देता था और बदले में कुछ नहीं मांगता था। मेरे साथ बैठो, उसने कहा। गलियारे के अंत में उन्हें एक छोटा प्रतीक्षा कक्ष मिला जिसमें गद्देदार सोफे और कोने में एक गर्म रोशनी वाला लैंप था। राधा धीरे से उस शालीनता के साथ बैठी जो सीखी नहीं जाती बल्कि सालों की शांत गरिमा से बनती है। अंजलि उसके बगल में बैठ गई। रोहन एक पल के लिए खड़ा रहा, जमीन को ऐसे देखता रहा जैसे वह टाइलों में कुछ खोज रहा हो। फिर उसने एक कुर्सी खींची और उनके सामने बैठ गया। खामोशी कई सेकंड तक रही। कोई नहीं जानता था कि दशकों से बनी हुई किसी चीज को कैसे खोलना शुरू करें। आप कब से जानती थी? अंजलि ने आखिरकार पूछा। यह सवाल टालना असंभव था। राधा जानती थी। वह तब से जानती थी जब वे हॉल से निकले थे, जब उन्होंने सफेद फूलों और मोमबत्तियों को पीछे छोड़ा था और दीवार पर 50 का अंक एक विशाल और सुनहरी विडंबना की तरह चमक रहा था। बहुत समय से, उसने जवाब दिया। बहुत समय से मतलब कब से मां? राधा ने अपनी गोद में हाथ जोड़े। उसने उन सभी तरीकों के बारे में सोचा जो उसने सालों से इस सवाल का जवाब देने के लिए सोचे थे। उन सभी संस्करणों के बारे में जिन्हें उसने बनाया और खारिज किया था। उन रातों में जब घर की खामोशी अकेले उठाने के लिए बहुत भारी हो जाती थी। उन सुबहों में जब वह छत को देखती रहती थी, जबकि अर्जुन उसके बगल में उस शांति के साथ सोता था जैसे कोई जिसने कभी अपने फैसलों पर शक नहीं किया हो। शुरू से, उसने आखिरकार कहा। इसके बाद की खामोशी हॉल की खामोशी से अलग थी। वह सामूहिक आश्चर्य की खामोशी थी। यह धीमी दर्दनाक समझ की खामोशी थी जो तीनों के बीच पानी की तरह रास्ता बना रही थी। एक दरार से रिस रही थी जो हमेशा वहां थी लेकिन जिसे किसी ने देखना नहीं चाहा था। रोहन ने एक पल के लिए आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तो उनमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो खतरनाक रूप से ढहने जैसा लग रहा था। और आप रुकी रहीं? उसने बिना आरोप के पूछा, लेकिन आवाज में एक ऐसा घाव था जिसे छिपाना असंभव था। मैं रुकी रही, राधा ने पुष्टि की। हमारे लिए? अंजलि ने इतनी धीमी आवाज में पूछा कि उस शांत कमरे में मुश्किल से सुनाई दी। राधा ने जवाब देने में देर लगाई और उस विराम ने किसी भी शब्द से ज्यादा कहा जो वह चुन सकती थी। कई चीजों के लिए, उसने आखिरकार कहा। आप लोगों के लिए, उस चीज के लिए जो मुझे लगा कि समय के साथ बदल सकती है, डर के कारण भी। मैं आज रात आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। अज्ञात के डर से, शून्य से शुरू करने के डर से, 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली रहने के डर से, एक ऐसी दुनिया में जो अकेली रह गई महिलाओं को आसानी से माफ नहीं करती। अंजलि ने एक आवाज निकाली जो आधी रोने और आधी आह भरने जैसी थी, और अपनी मां के कंधे पर ऐसे झुक गई जैसे वह फिर से 10 साल की हो। जैसे उस पल और उसके बचपन के बीच 50 साल की दूरी अचानक मिट गई हो और वह फिर से वह बच्ची बन गई हो जो उस कंधे में शरण लेती थी जब दुनिया उसे बहुत बड़ी लगती थी। राधा ने उसे वहीं रहने दिया, उसके बालों को धीरे से सहलाया और अपनी बेटी के सिर के ऊपर से रोहन की ओर देखा। रोहन की आंखें चमक रही थीं। उसने कई बार जल्दी जल्दी पलकें झपकाईं, उस पुरुषवादी जल्दबाजी के साथ जो शरीर के धोखा देने से पहले अपनी भावनाओं को रोकने की होती है। लेकिन इस बार वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। एक आंसू अकेला तेजी से बह निकला और उसने उसे अपने हाथ के पिछले हिस्से से लगभग हिंसक हावभाव से पोंछ लिया, जैसे वह उसके साथ साथ अपनी सारी भावनाओं को मिटा सकता हो। आपको हमें बताना चाहिए था, वह फुसफुसाया। किस लिए? राधा ने बिना कठोरता के जवाब दिया। ताकि तुम लोग भी इसे उठाते। मेरे अकेले के लिए इतना काफी था। यह रोहन था जिसे लिफाफे की याद आई। लिफाफे में क्या है मां? अंजलि ने सिर उठाया। राधा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ हिल गया, कुछ गहरा और पुराना, जैसे किसी ऐसी चीज की धीमी गति जो बहुत लंबे समय से स्थिर थी और अचानक महसूस करती है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी है। कौन सा लिफाफा? अंजलि ने अपने भाई को भौहें सिकोड़कर देखते हुए पूछा। जब आप हॉल में मां का सामान इकट्ठा कर रही थी, रोहन ने कहा, मैंने देखा कि आपको उनके पर्स में कुछ मिला। एक लिफाफा। मैंने उसे एक पल के लिए आपके हाथ में देखा और फिर आपने उसे रख दिया। अंजलि ने अपनी मां की ओर देखा। मां राधा ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने सांस छोड़ी। उसने एक पल के लिए अपने हाथों को देखा। वे हाथ जिन्होंने हजारों खाना बनाया था, जिन्होंने खुरचे हुए घुटने साफ किए थे, जिन्होंने स्कूल के पहले दिनों में छोटे हाथों को थामा था
जिन्होंने ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे जिन्हें वहां मौजूद कोई नहीं जानता था, वे हाथ जिन्होंने चुपचाप इतना कुछ किया था, बिना किसी के मांगे और बिना किसी के धन्यवाद दिए। अभी सही समय नहीं है, उसने कहा। कब सही समय होगा? रोहन ने पूछा, और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो विनती और निराशा के बीच झूल रहा था। और 50 साल बाद राधा ने उसे देखा, और उस नजर में कुछ ऐसा था जिसे रोहन उस पल नाम नहीं दे पाया, लेकिन जिसे वह लंबे समय बाद तक याद रखेगा। यह उस व्यक्ति की नजर थी जिसने इतनी बड़ी सच्चाई को ढोया था कि उसे सिर्फ पकड़े रहने से उसकी पूरी जिंदगी, हर फैसले, हर खामोशी, हर उस सुबह को आकार मिला था जब वह उठी थी और आगे बढ़ने का फैसला किया था। वह लिफाफा आज रात के लिए नहीं है, राधा ने शांत दृढ़ता से कहा। कुछ बातें सही समय पर ही कहने की जरूरत होती है, और आज रात जो कुछ भी हो चुका है वह सही समय नहीं है। अंजलि और रोहन ने एक दूसरे को देखा। दोनों में से किसी ने जोर नहीं दिया। उनकी मां की शांत निश्चितता में शिकायत के लिए बहुत कम जगह थी। यह दशकों से एक ही जगह पर पड़ी एक चट्टान को हिलाने की कोशिश करने जैसा था। इसलिए नहीं कि यह असंभव था, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर कुछ महसूस होता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अंजलि ने पहले कदमों की आवाज सुनी। अर्जुन उस छोटे से कमरे के दरवाजे पर एक ऐसे हावभाव के साथ दिखाई दिया जिसे उन तीनों में से किसी ने भी पहले उसमें नहीं देखा था। यह उस आदमी की गणनात्मक शांति नहीं थी जिसने उस रात माइक्रोफोन उठाया था, जैसे कोई जिसने एक पल को बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया हो। नहीं, यह घमंड था। यह कुछ ज्यादा नाजुक और सीधे देखने में ज्यादा मुश्किल था। यह उस आदमी का चेहरा था जिसे अभी अभी एहसास हुआ था कि उसने जो किया है उसका सही आकार क्या है, और वह आकार उसके अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा है। रोहन तुरंत खड़ा हो गया। नहीं, उसने ऐसी शांति से कहा जो किसी भी चीख से ज्यादा प्रभावशाली थी। आज रात नहीं। अर्जुन ने उसे देखा, फिर उसने अंजलि को देखा जिसकी आंखें सूखी और पत्थर जैसी कठोर थीं, और अंत में राधा को देखा। उसने नजर नहीं हटाई, वह सिकुड़ी नहीं, उसने सिर नहीं झुकाया, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वह शायद उम्मीद कर रहा था, सचेत या अचेत रूप से। उसने उसे वैसे ही देखा जैसे उसने उसे हॉल में देखा था, उस शांत गरिमा के साथ जिसे सब कुछ कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। राधा, अर्जुन ने कहा, और उसकी आवाज अलग, कर्कश निकली, जैसे शब्दों को बोलने में सामान्य से ज्यादा प्रयास लग रहा हो। मुझे तुमसे बात करनी है। आज रात नहीं अर्जुन, उसने जवाब दिया। कृपया, आज रात नहीं। एक लंबा और तनावपूर्ण विराम था। अर्जुन ने अपना मुंह खोला, फिर बंद किया। अपने बच्चों को देखा जो उसके और उसकी मां के बीच एक शांत और पूर्ण बाधा की तरह खड़े थे, और तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उन तीनों में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह धीरे से सबसे दूर वाले सोफे के पास गया, ऐसे बैठा जैसे कोई जो अब खुद को पूरी तरह संभाल नहीं सकता। आगे की ओर झुका और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वह रो नहीं रहा था, या शायद रो रहा था, लेकिन खामोशी से, उस सूखे और दबे हुए तरीके से जैसे वे पुरुष रोते हैं जिन्होंने दशकों तक खुद को यह समझाते हुए बिताया है कि अपनी भावनाओं को दिखाना एक तरह से हारना है। अंजलि ने अपने भाई को देखा, रोहन ने अपनी मां को देखा, राधा अर्जुन को देख रही थी, और उसके चेहरे पर कोई जीत नहीं थी, कोई राहत नहीं थी। उस अंधेरे संतुष्टि का कोई निशान नहीं था जो किसी को तब मिलती है जब वह अंततः उसे गिरा हुआ देखता है जिसने उसे चोट पहुंचाई था। कुछ बहुत ज्यादा जटिल और बहुत ज्यादा ईमानदार था। दुख था, उस व्यक्ति का शांत और असीम दुख जिसने पूरी जिंदगी किसी को चाहा हो और पूरी स्पष्टता के साथ, बिना कभी खुद को धोखा दिए, वह सब कुछ देखा हो जो वह व्यक्ति उसे कभी नहीं दे पाया, और फिर भी उसे चाहा। यह सबसे ज्यादा विनाशकारी था। जो अर्जुन ने उस रात कहा था वह नहीं, बल्कि जो राधा ने कभी महसूस करना बंद नहीं किया था। सब कुछ के बावजूद उस रात अंजलि अपनी मां को घर ले गई। अर्जुन के घर नहीं, बल्कि अपने घर, उस विशाल और रोशन अपार्टमेंट में जहां वह अपने पति संजय और अपनी छोटी बेटी सिया के साथ रहती थी। राधा चुपचाप अंदर आई, संजय को एक संक्षिप्त और कृतज्ञ मुस्कान के साथ अभिवादन किया और हॉल के सोफे पर बैठ गई, जबकि अंजलि रसोई में कुछ गर्म बना रही थी। सिया, जो कुछ साल की थी और बच्चों की उस असीम और अथक जिज्ञासा के साथ थी, जो अभी तक नहीं जानती कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब बड़े देना पसंद नहीं करते, बिना बताए अपनी दादी के पास गई और ऐसे स्वाभाविक रूप से उसके बगल में चढ़ गई जैसे कोई जानता हो कि वह जगह उसकी है। दादी, आपका चेहरा ऐसा क्यों है? राधा ने उसे देखा और पूरी रात में पहली बार उसके चेहरे पर कुछ ऐसा नरम हुआ जो पहले की सभी चीजों से पूरी तरह अलग था।
यह उस महिला की गरिमा नहीं थी जो प्रतिरोध करती है। यह उस व्यक्ति की शांति नहीं थी जिसने न ढहने का फैसला किया था। यह कुछ ज्यादा सरल और ज्यादा सच्चा था। यह अपनी पोती के सामने एक दादी की पूर्ण कोमलता थी। वह प्यार जिसका कोई इतिहास नहीं, कोई घाव नहीं, कोई बोझ नहीं। मेरा चेहरा कैसा है मेरी बच्ची? ऐसा चेहरा जब कुछ दुखता है लेकिन आप बताना नहीं चाहती। सिया ने उस क्रूर और पूरी तरह से मासूम सटीकता के साथ जवाब दिया जो सिर्फ छोटे बच्चों में होती है। राधा ने उसे धीरे से गले लगाया, उसे अपने सीने से लगाया, आंखें बंद कर लीं। रसोई में अंजलि ने उन शब्दों को सुना और एक पल के लिए मेज पर झुकना पड़ा, क्योंकि उसके पैर उसे पूरी तरह से सहारा नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसकी छोटी बेटी ने 5 सेकंड में वह कह दिया था जो वह पूरी रात व्यक्त नहीं कर पाई थी। बाद में जब सिया सो रही थी और संजय ने बिना कुछ पूछे कमरे में जाने की शिष्टता दिखाई थी, अंजलि और राधा हॉल में अकेली रह गईं। लिफाफा सेंटर टेबल पर पड़ा था। अंजलि ने अपनी मां के पर्स से उसे बिना कुछ कहे सावधानी से निकाला था, जैसे वह कुछ नाजुक चीज हो। उसने उसे लैंप की रोशनी में वहीं सामने रखा था और इंतजार कर रही थी। राधा ने उसे लंबे समय तक देखा। जानती हो, मैं कितनी बार इसे जलाने वाली थी, उसने कहा। अंजलि ने जवाब नहीं दिया, बस इंतजार करती रही। कई बार, राधा ने जारी रखा, कई बार मैंने सोचा कि कुछ चीजों का गायब हो जाना ज्यादा आसान होगा, कि कुछ सच्चाइयां हमेशा के लिए दफन हो जाएं और किसी को भी कभी उन्हें ढोना न पड़े। और आपने ऐसा क्यों नहीं किया? राधा ने देर लगाई। बाहर हल्की, लगभग शांत बारिश शुरू हो गई थी, जो मुश्किल से खिड़कियों से टकरा रही थी, क्योंकि मेरे अंदर का एक हिस्सा जानता था कि वह पल आएगा। उसने कहा कि देर सवेर कुछ बदलेगा, कि जिंदगी चीजों को वहां तक ले जाती है जहां उन्हें होना चाहिए, भले ही कोई उन्हें टालने की पूरी कोशिश करे। और मैं चाहती थी कि जब वह पल आए तो कुछ ऐसा हो जो मेरे लिए बोल सके, कुछ ऐसा जो कहे जो मैं अकेले शब्दों में नहीं कह पाऊंगी। अंजलि ने लिफाफे को देखा, फिर अपनी मां को देखा। क्या मैं इसे खोल सकती हूं? अभी नहीं, राधा ने कहा। बेटी, अभी नहीं अंजलि। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन कठोर नहीं। यह किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज थी जो ठीक ठीक जानता है कि वह क्या कर रहा है। कुछ ऐसा है जो मुझे पहले करना होगा, कुछ ऐसा जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था और मैंने डर के कारण नहीं किया। इस बार मैं नहीं डरूंगी। अंजलि पूछना चाहती थी, उसने मुंह खोला और फिर बंद कर लिया, क्योंकि उसकी मां के चेहरे पर कुछ उस शांति में जो त्याग नहीं बल्कि शुद्ध निर्णय था, उसे बता रहा था कि इस बार सवालों के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल इंतजार करने और भरोसा करने के लिए। उस रात जब अंजलि सो रही थी और घर केवल बारिश से बाधित गहरी खामोशी में था, राधा हॉल में लैंप की रोशनी में लिफाफे के सामने बैठी रही। उसने उसे नहीं खोला। उसने अपने पर्स से एक छोटी नोटबुक निकाली जिसकी कवर घिसी हुई थी और किनारे इस्तेमाल से मुड़े हुए थे, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। उसने एक बॉल पॉइंट पेन लिया और जल्दबाजी में नहीं बल्कि उस धीमेपन के साथ लिखना शुरू किया, जैसे कोई जो आखिरकार दशकों की खामोशी के बाद खुद को सच कहने की अनुमति दे रहा हो। पूरा सच, बिना किसी बात को छोड़े, बिना किसी सुरक्षा के, हमेशा के डर के बिना। बाहर बारिश अभी भी गिर रही थी और शहर में कहीं एक होटल के कमरे में, जिसकी खुशबू अभी भी सफेद मोगरे और कुछ ऐसा था जिसका अब कोई नाम संभव नहीं था, अर्जुन अंधेरे में अचल बैठा था, उन 6 शब्दों के बोझ के साथ जिन्हें वह अपनी बाकी जिंदगी कोशिश करने पर भी मिटा नहीं सकता था। 50 सालों में मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, उसने उन्हें खुद को आजाद करने के लिए कहा था, और वह अभी तक नहीं समझ पा रहा था कि क्यों आजाद महसूस करने के बजाय वह पहले से कहीं ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे उन शब्दों ने एक दरवाजा खोलने के बजाय एक खाई खोल दी थी जिससे वह बाहर निकलना नहीं जानता था। अर्जुन उस रात जो नहीं जानता था, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, जब वह उस खाली कमरे की छत को देख रहा था, वह यह था कि राधा लिख रही थी और जो वह लिख रही थी वह सब कुछ बदलने वाला था। राधा उस रात नहीं सोई, इसलिए नहीं कि दर्द उसे सोने नहीं दे रहा था, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत समय से सोया हुआ था और जाग गया था। कुछ ऐसा जो अजीब तरह से स्पष्टता जैसा लग रहा था, जैसे तूफान के बाद सुबह होती है और हवा अलग, ज्यादा साफ, ज्यादा ईमानदार लगती है। यह अजीब और अप्रत्याशित एहसास कि सबसे बुरा गुजर चुका था, भले ही परिणाम अभी आने बाकी थे। वह अंजलि के हॉल के सोफे पर बैठी रही जब तक कि बारिश रुक नहीं गई। उसने घंटों नोटबुक में लिखा, गुस्से में नहीं बल्कि ऐसी शांति के साथ जिसे वह खुद पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जिसे उसने वैसे ही स्वीकार किया जैसे उन चीजों को स्वीकार किया जाता है जो तब आती हैं
जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है और उनकी सबसे कम उम्मीद होती है। जब उसने लिखना खत्म किया तो उसने नोटबुक बंद कर दी। उसने एक पल के लिए उसे अपने हाथों में रखा, जैसे वह यह माप रही हो कि उसने जो कुछ भी उसमें रखा था उसका वजन कितना था। फिर उसने उसे अपने पर्स में उस बंद लिफाफे के साथ रख दिया और खिड़की को देखने लगी। बाहर आसमान का रंग बदलना शुरू हो गया था। यह भोर थी और राधा को एक ऐसी निश्चितता के साथ पता चला जो तर्क से नहीं बल्कि किसी गहरे स्थान से आ रही थी कि वह दिन पहले के सभी दिनों से अलग होने वाला था। अंजलि ने उसे ऐसे ही पाया जब वह अपने कमरे से निकली, नंगे पैर और खुले बालों के साथ, अभी भी आधी नींद में। वह हॉल के दरवाजे पर रुक गई जब उसने अपनी मां को खिड़की के सामने बैठा देखा, पिछली रात से पूरी तरह सजी हुई, उस शांत प्रोफाइल के साथ जिसे भोर की रोशनी लगभग अवास्तविक बना रही थी। मां, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो अभी भी नींद और जो कुछ भी हुआ था उसका बोझ लिए हुए थी। क्या आप बिल्कुल नहीं सोई? जितना जरूरी था सो गई, राधा ने जवाब दिया, जो उसका कहने का तरीका था कि वह नहीं सोई थी लेकिन वह ठीक थी। अंजलि बिना कुछ कहे रसोई में गई। कुछ मिनट बाद वह 2 गर्माहट वाली चाय की प्यालियां लेकर लौटी। उसने उन्हें सेंटर टेबल पर उस लिफाफे के बगल में रखा जो अभी भी वहीं था। अचल इंतजार करता हुआ वह अपनी मां के सामने बैठ गई और अपनी प्याली को दोनों हाथों से घेरा। मसाला चाय की गाढ़ी और मीठी सुगंध से कमरा भर गया। यह राधा को हमेशा दुनिया की सबसे ईमानदार खुशबू लगती थी। उसके बचपन की सुबहों की खुशबू, अपनी मां की रसोई की खुशबू, उन सुबहों की जब वह सबसे पहले उठकर नाश्ता बनाती थी बिना किसी के मांगे। उसने धीरे से एक घूंट पिया और फिर वह कहा, जिसकी अंजलि को इतनी जल्दी सुनने की उम्मीद नहीं थी, मुझे शांति से मिलने जाना है। अंजलि ने अपनी प्याली मेज पर रखी। शांति, उसने दोहराया जैसे नाम को समझने में उसे एक पल लगा हो। शांति देवी, दर्जन, वही मां। आपने उसे सालों से नहीं देखा, जब से वह अपनी बेटी के साथ शहर के दूसरे छोर पर रहने चली गई। मुझे पता है, राधा ने कहा, इसलिए मुझे आज जाना है। अंजलि ने उसे घूर कर देखा। वह अपनी मां के चेहरे पर कोई संकेत खोज रही थी कि पिछली रात अपने पूरे वजन के साथ उसके फैसले को कुछ हद तक प्रभावित किया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे ठीक विपरीत मिला। एक ऐसी महिला जो पूरी तरह से जानती थी कि वह क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। शांति का इन सब से क्या लेना देना है? उसने पूछा। राधा ने जवाब देने से पहले चाय का एक और घूंट लिया। शांति कुछ बातें जानती है, ऐसी बातें जो मैंने कभी किसी और को नहीं बताई, ऐसी बातें जिन्हें मुझे उस लिफाफे से कोई भी सच्चाई बाहर आने से पहले पुष्टि करने की जरूरत। अंजलि ने लिफाफे को देखा, फिर अपनी मां को देखा। आप कितने समय से यह सब अकेले ढो रही हैं, मां? राधा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपनी प्याली को देखा, उसने खिड़की को देखा जहां भोर अब पूरी सुबह में बदल गई थी, उस सफेद और शांत रोशनी के साथ जो कुछ भी वादा नहीं करती लेकिन कुछ भी नकारती भी नहीं। पूरी जिंदगी, उसने आखिरकार कहा, और उन 2 शब्दों में अंजलि द्वारा पढ़ी गई किसी भी किताब से ज्यादा इतिहास था। उन्होंने पुरानी पड़ोस की एक पड़ोसी के माध्यम से शांति का पता पाया। एक ऐसी महिला जो अभी भी उसी मिट्टी वाली गली में रहती थी जहां राधा और शांति दशकों पहले दोस्त थीं, जब वे दोनों युवा थीं और दुनिया उतनी सरल लगती थी जितनी बाद में नहीं निकली। शहर के दूसरे छोर तक जाने में उम्मीद से ज्यादा समय लगा। अंजलि गाड़ी चला रही थी और राधा खिड़की से उस अपनी शांति के साथ देख रही थी जो उदासीनता नहीं बल्कि चिंतन थी। वे उन मोहल्लों से गुजरे जिन्हें राधा पहचानती थी और उन अन्य मोहल्लों से भी जो इतने बदल गए थे कि उनका कुछ भी नहीं बचा था जो वे पहले थे। शहर ऐसा ही है, उसने सोचा, बाहर से बदल जाता है और सब कुछ अंदर रखता है। जब वे पहुंचे तो घर छोटा लेकिन अच्छी तरह से रखा हुआ था। प्रवेश द्वार पर बैंगनी फूलों का एक गमला, दरवाजे के बगल में एक लकड़ी की कुर्सी, और उस कुर्सी पर बैठी जैसे इंतजार कर रही हो, भले ही किसी ने उसे बताया ना हो, शांति थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, नीचे एक जोड़े में बंधे हुए थे और हाथ गोद में थे। शांत, उन लोगों की शांति के साथ जिन्होंने अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर बर्बाद न करना सीखा है जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। जब उसने राधा को उतरते देखा गाड़ी से, वह हैरान नहीं हुई, बस उसे देखा और मुस्कुराई। एक छोटी पुरानी मुस्कान, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने लंबे समय से एक पल का इंतजार किया हो और आखिरकार उसे आता देख रहा हो। मैं जानती थी कि तुम आओगी, शांति ने राधा के दरवाजे तक पहुंचने से पहले कहा। राधा उसके सामने रुक गई। आपको कब पता चला? कल रात, शांति ने जवाब दिया।
जब मैंने बारिश से पहले आसमान को अजीब होते देखा तो मैंने खुद से कहा, कल राधा आ रही है। जब आसमान ऐसा होता है तो हमेशा कुछ होता है। अंजलि, जो कुछ कदम पीछे से सुन रही थी, को अपनी रीढ़ में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह डर नहीं था, यह कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे वह नाम नहीं दे पा रही थी, लेकिन जो इस भावना से बहुत मिलता जुलता था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई तार्किक व्याख्या नहीं है और फिर भी वे पूरी तरह से वास्तविक हैं। वे घर में दाखिल हुए। शांति ने बिना पूछे बगीचे की जड़ी बूटियों से चाय बनाई। उसने उसे हॉल की मेज पर उस सहजता के साथ रखा जैसे कोई जानता हो कि कुछ बातचीतें ऐसी होती हैं जिन्हें हाथों में कुछ गर्म चाहिए होता है ताकि वे चल सकें। वे तीनों बैठ गईं और राधा ने बात की। उसने उसे पिछली रात के बारे में बताया। अर्जुन के माइक्रोफोन पर शब्द, हॉल में खामोशी, उसके बच्चों के चेहरे, लिफाफा, नोटबुक, सब कुछ। शांति ने बिना किसी रुकावट के सुना, बिना चेहरा बदले, उस दुर्लभ क्षमता के साथ जो कुछ लोगों में होती है कि वे दूसरों की कहानी को अपनी कहानी बीच में लाए बिना ग्रहण कर सकें। जब राधा ने बात खत्म की तो शांति कुछ सेकंड के लिए खामोश रही। फिर उसने कहा, और लिफाफा अभी भी बंद है? क्यों? क्योंकि इसे खोलने से पहले मुझे यह जानना जरूरी है कि जो मैं सोचती हूं कि उसमें है वह सच है या नहीं। राधा ने कहा, और तुम दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हो जो इसकी पुष्टि कर सकती हो। शांति ने उसे लंबे समय तक देखा, इतना लंबा कि अंजलि ने अनजाने में अपनी सांस रोकी। आपको क्या लगता है कि उसमें क्या है राधा? सबूत, राधा ने कहा। इस बात का सबूत कि अर्जुन शुरू से जानता था कि मुझे उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए था, और फिर भी उसने रुकने का फैसला किया। प्यार के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के लिए जिसे मैं दशकों तक नहीं समझ पाई, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं समझती हूं। शांति ने अपनी प्याली धीरे से मेज पर रख दी। हाँ, उसने कहा, बस यही एक ही अक्षर जो हॉल के बीच में शांत पानी में एक पत्थर की तरह गिरा। अंजलि ने अपना मुंह खोला। इसका क्या मतलब है? मेरे पिताजी क्या जानते थे? शांति ने अंजलि को एक ऐसे हाव भाव से देखा जिसमें कोमलता और अनुमानित करुणा मिली हुई थी। किसी ऐसे व्यक्ति की नजर जो जानता हो कि जो आने वाला है वह दर्दनाक होगा और उसे टाला नहीं जा सकता। इसका मतलब है, शांति ने धीरे से कहा, कि तुम्हारे पिताजी उस शादी में आदत के लिए नहीं रुके, न बच्चों के लिए, न दुनिया क्या कहेगी के लिए। उसने एक विराम लिया। वह इसलिए रुके क्योंकि वह तुम्हारी मां का कुछ कर्जदार थे, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी शब्दों से नहीं चुकाया, जिसे उन्होंने सालों से चुकाने की कोशिश की, और जो उन्होंने कल रात जिस एकमात्र तरीके से वे जानते थे अंततः स्वीकार करने की कोशिश की। इसके बाद की खामोशी पूरी रात की सबसे भारी खामोशी थी। अंजलि को बोलने में देर लगी। उन्हें क्या कर्ज था? उसने एक ऐसी आवाज में पूछा जो अब उस आत्मविश्वासी वकील की नहीं थी, जो जगहों को नियंत्रित करती थी। यह एक बेटी की आवाज थी जिसे महसूस हो रहा था कि जमीन उसके पैरों के नीचे हिल रही है। शांति ने राधा को देखा। वह उसे बोलने दे रही थी। यह काम करते हैं कि आशा में उसकी कहानी थी, उसकी सच्चाई थी, उसका फैसला था। राधा ने अपनी चाय की प्याली उठाई, एक घूंट पिया, अपनी बेटी को देखा, और पूरी कहानी में पहली बार उसकी आंखों में कुछ बदल गया। वह टूटी नहीं, आंसुओं से नहीं भरी, बल्कि बस खुल गई जैसे एक दरवाजा जो बहुत लंबे समय से बंद था और आखिरकार चाबी घुमाने के लिए सही हाथ मिल गया। जब हमारी शादी को कुछ साल ही हुए थे, राधा ने शुरू किया, तुम्हारे पिता ने एक बहुत गंभीर गलती की, एक गलती जो उन्हें तबाह कर सकती थी, जो उन्हें वह सब कुछ खोने पर मजबूर कर सकती थी जो उनके पास था, जो वे थे, जो वे करना चाहते थे। अंजलि सांस नहीं ले रही थी। और मैंने उसे छुपाया, राधा ने कहा, बिना उसके मांगे, बिना किसी को बताए, अकेले, क्योंकि उस पल मुझे लगा कि यह सही था, क्योंकि मैं उसे प्यार करती थी और क्योंकि मुझे लगा कि वह प्यार एक टूटे हुए आधार पर कुछ वास्तविक बनाने के लिए पर्याप्त था। किस तरह की गलती? अंजलि ने पूछा। एक ऐसी गलती जिसका नाम मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी, राधा ने कहा, क्योंकि उस कहानी का कुछ हिस्सा उस लिफाफे में है, और लिफाफा तब खुलेगा जब सही समय आएगा, है ना? अंजलि ने शांति की ओर देखा, जैसे पुष्टि या कहानी में कोई दरार खोज रही हो। शांति ने बस सिर हिलाया। तुम्हारी मां सच कह रही है, उसने कहा। मैं वहीं थी, मैंने इसे अपनी इन आंखों से देखा, और मैंने इसे इतने समय तक छुपाए रखा क्योंकि उसने मुझसे ऐसा करने को कहा था, क्योंकि मुझे भरोसा था कि वह पल आएगा। और आपको लगता है कि वह आ गया है? अंजलि ने पूछा। शांति ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा। बाहर हवा दरवाजे के बगल में गमले में लगे बैंगनी फूलों को धीरे से हिला रही थी। उन्हें ऐसी कोमलता से हिला रही थी जो लगभग जानबूझकर लग रही थी। मुझे लगता है,
शांति ने उन फूलों से नजर हटाए बिना कहा कि कुछ चीजें इंतजार करती हैं, जिनमें धैर्य होता है, जो हमसे ज्यादा बेहतर जानती हैं कि उनका समय कब है। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। कार में वापस लौटते हुए अंजलि अपनी मां के बगल में चुपचाप चली। जब वे गाड़ी के पास पहुंचे तो वह रुकी, अपने हाथ छत पर रखे और सड़क की ओर देखा बिना कुछ खास देखे। मां, उसने अभी भी मुड़े बिना कहा, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करती हैं? राधा ने सह चालक का दरवाजा खोला, धीरे से बैठ गई। उसने अंजलि का भी अंदर आने और अपना दरवाजा बंद करने का इंतजार किया। फिर उसने जवाब दिया, जो मैं तुम्हारे पिता के लिए महसूस करती हूं, उसने कहा। इस सब समय के बाद, जो मैंने ढोया उसके बाद, मेरी बच्ची, उसका अब एक सरल नाम है। न यह नफरत है, न ही वह प्यार है जैसा कोई सपने देखता है। यह समझने जैसा कुछ ज्यादा है, किसी को उसकी सारी दुखद स्थिति और सारी कायरता के साथ देखना और फिर भी उसका बुरा न चाहना। अंजलि ने इंजन चालू किया, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं चलाई। यह बहुत मुश्किल है, उसने कहा। हाँ, राधा ने पुष्टि की, यह मेरी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम रहा है। रुकने से ज्यादा मुश्किल, चुप रहने से ज्यादा मुश्किल। वे चल पड़े और राधा के पर्स में लिफाफा इंतजार कर रहा था, जैसे वह हमेशा से इंतजार करता रहा था, जैसे उसने खुद करना सीख लिया था। लिफाफा अभी भी मेज पर पड़ा था। अंजलि उसे सोफे से उस आकर्षण और डर के मिश्रण के साथ देख रही थी जो उन चीजों से पैदा होता है जिनके बारे में कोई जानता है कि वे कुछ हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। शांति के घर से लौटने के बाद से घर में एक अलग तरह की खामोशी छा गई थी। पहले की खाली खामोशी नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की भरी हुई खामोशी जो कुछ ऐसा कहने वाला था जो बहुत लंबे समय से दबा हुआ था। सिया अपने पिता के साथ पड़ोसियों के घर गई थी। संजय ने बिना किसी के कुछ समझाए समझ लिया था कि उस दिन उसकी जगह उस कमरे में नहीं थी। उसने अंजलि के माथे पर चूमा था, एक सेकंड के लिए उसका हाथ दबाया था और बिना कुछ पूछे चला गया था। अंजलि ने सोचा, पहली बार नहीं, कि उस आदमी में कुछ बहुत कीमती था, जो जानता था कि उसकी खामोशी सबसे अच्छा उपहार कब हो सकती है। रोहन दोपहर के ठीक बाद आया। उसके बाद वह उस अपने हाव भाव के साथ अंदर आया जैसे कोई आदमी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो, इससे पहले कि शरीर उन्हें धोखा दे। लेकिन इस बार वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। उसकी आंखें थकी हुई थीं, जैसे कोई जिसने ठीक से सोया न हो, और उसके कंधों में एक तनाव था जो गुस्सा नहीं, बल्कि घंटों से अनुत्तरित सवालों को ढोने की गहरी थकान थी। वह बैठ गया। उसने लिफाफे को देखा, अपनी मां को देखा। आज? राधा ने पूछा। हाँ, आज, लेकिन इससे पहले कि कोई लिफाफे की ओर बढ़ पाता, राधा बोली, कुछ बातें हैं जिन्हें आपको इसे खोलने से पहले सुनने की जरूरत है। उसने कहा, ऐसी बातें जो अगर पहले नहीं बताई गईं तो अंदर जो कुछ है उसका कोई मतलब नहीं होगा। अंजलि और रोहन ने एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने अपनी मां को देखा और राधा ने शुरू किया। उसने धीरे से बात की, अपनी उस आवाज में जो कभी ऊंची नहीं होती थी, लेकिन जो जगहों को ऐसे भर देती थी कि सुनना असंभव न हो। उसने बिना किसी अलंकरण के, बिना लाग लपेट के, उस सीधी और थोड़ी क्रूर ईमानदारी के साथ बात की, जैसे कोई जिसने इस पल का बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया हो, ताकि अनावश्यक विवरणों में न खो जाए। उसने उन्हें बताया कि जब उनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे तो अर्जुन ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने न केवल उसके भविष्य को बल्कि अन्य लोगों के भविष्य को भी खतरे में डाल दिया था। एक ऐसा फैसला जिसका संबंध ऐसे पैसे से था जो उसका नहीं था, एक ऐसे विश्वास से था जो उसे दिया गया था और जिसे उसने बिना किसी के जाने धोखा दिया था। शुद्ध बुराई के कारण नहीं, बल्कि एक युवा आदमी की शांत निराशा के कारण, जिसे महसूस हुआ कि दुनिया उसके लिए बंद हो रही है और जिसने यह सोचते हुए गलत रास्ता चुना कि वह इसे बाद में ठीक कर सकता है। रोहन ने भौहें चढ़ाईं। हम किस राशि की बात कर रहे हैं? उसे तबाह करने के लिए पर्याप्त, राधा ने कहा। उसे और हमें उसके साथ कुछ भी नहीं छोड़ने के लिए पर्याप्त। और आपको कैसे पता चला? रोहन ने पूछा, और अनजाने में उसने आप शब्द का इस्तेमाल किया। गहरे सम्मान का एक अवशेष जो तब आता है जब कोई महसूस करता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसके अनुमान से ज्यादा बड़ा है। राधा ने धीरे से सांस ली। मुझे पता चला क्योंकि मुझे गलती से पता चला। मुझे ऐसे दस्तावेज मिले जो मुझे नहीं मिलने चाहिए थे, और उससे सामना करने के बजाय, जाने के बजाय या किसी को बताने के बजाय मैंने कुछ ऐसा किया जो आज तक मुझे नहीं पता कि क्या वह बहादुरी थी या भोलापन। आपने क्या किया? अंजलि ने बहुत शांत आवाज में पूछा। मैंने समस्या हल कर दी, राधा ने कहा, अकेले, उसे बताए बिना कि मैं जानती थी। इसके बाद की खामोशी कई सेकंड तक रही।
कैसे? रोहन ने पूछा। राधा ने हाथ जोड़े। मेरे पास कुछ कागजात थे, एक छोटी सी जायदाद जो मेरी मां ने मरने से पहले मुझे छोड़ी थी। वह एकमात्र चीज थी जो वास्तव में मेरी थी। उसने एक संक्षिप्त विराम लिया। मैंने उसे बेच दिया और उस पैसे से अर्जुन का जो बकाया था उसे चुका दिया, इससे पहले कि कोई उसे खोज पाता। अंजलि ने आंखें बंद कर लीं। रोहन अपनी कोहनियों को घुटनों पर रखकर आगे की ओर झुक गया, सिर झुका हुआ, जैसे उसे एक पल चाहिए था ताकि जानकारी उसके अंदर अपनी जगह बना सके। आपने उसे कभी कुछ नहीं बताया, रोहन ने फुसफुसाया। यह कोई सवाल नहीं था। कभी नहीं, राधा ने पुष्टि की। मैं ऐसे ही चलती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे मैं नहीं जानती थी, जैसे वह जायदाद कभी मौजूद ही न थी। और वह? अंजलि ने आंखें खोलते हुए पूछा। उन्हें कभी नहीं पता चला कि यह आप थीं? राधा ने देर लगाई और वह विराम पूरी सुबह का सबसे ज्यादा प्रभावशाली विराम था। बहुत लंबे समय तक मुझे लगा कि नहीं, राधा ने कहा। बहुत लंबे समय तक मैं यह मानकर जीती रही कि मेरा राज सिर्फ मेरा था, कि जो मैंने किया था वह अदृश्य था, कि अर्जुन को बस किस्मत का साथ मिला था और मैं हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। वह धीरे से उठी, खिड़की तक गई, नीचे सड़क को उस अपनी अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कोई जो बाहर देखता है लेकिन अंदर देखता है। लेकिन सालों से मैंने एक बात सीखी, उसने जारी रखा। जो चीजें खामोशी में की जाती हैं वे हमेशा खामोशी में नहीं रहती। कभी कभी खामोशी खुद एक भाषा बन जाती है जिसे दूसरा व्यक्ति बिना किसी के महसूस किए पढ़ना सीख जाता है। वह अपने बच्चों की ओर मुड़ी। अर्जुन जानता था, उसने कहा। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कब, मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला, लेकिन वह जानता था और उसने मुझे कभी नहीं बताया, जैसे मैंने उसे कभी नहीं बताया। रोहन ने धीरे से ऊपर देखा। तो वे दोनों 50 साल तक जानते हुए जिए, उसने कहा, और दोनों में से किसी ने बात नहीं की। ऐसा ही है। और कल रात? अंजलि ने आवाज में एक नई जल्दबाजी के साथ पूछा। कल रात जब उसने कहा कि उसने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, तो वह वही स्वीकार कर रहा था। राधा अपनी जगह पर लौट आई। वह बैठ गई। उसने लिफाफे को देखा। मुझे लगता है, उसने कहा, कि अर्जुन ने 50 साल इस बात को जाने बिना बिताए कि उसने मेरे लिए जो किया था उसे कैसे ढोए, यह जाने बिना कि उसे कैसे धन्यवाद दे, यह जाने बिना कि वह इसका हकदार कैसे बने। और वह समय के साथ दूरी, उदासीनता, मुझे उस तरह से प्यार करने में अक्षमता में बदल गया जैसा मैं हकदार थी, क्योंकि हर बार जब वह मुझे देखता था तो उसे वह सब कुछ दिखाई देता था जो मैंने उसके लिए बलिदान किया था, और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह उसे सही नहीं ठहराता, रोहन ने एक ऐसी दृढ़ता से कहा जो क्रूरता नहीं बल्कि स्पष्ट सीमा थी। ओह, राधा सहमत हुई। यह उसे सही नहीं ठहराता, लेकिन यह उसे समझाता है। अंजलि ने लिफाफे को उठाया। उसने उसे एक पल के लिए दोनों हाथों से थामा, कागज के पतले वजन को महसूस करते हुए। उस किनारे को जो एक फ्लैप से बंद था, जिसे किसी ने बहुत पहले सावधानी से चिपकाया था। इसे किसने लिखा था? उसने पूछा। मैंने, राधा ने कहा। मैंने इसे कई साल पहले लिखा था, जब मैंने समझा कि मैं इस सब के बारे में कभी जोर से बात नहीं कर पाऊंगी, कि कुछ बातें केवल लिखित रूप में ही कही जा सकती हैं, कि कागज वह सब सहता है जो आवाज सहन नहीं कर सकती। और अंदर क्या है? सब कुछ, राधा ने कहा। बस वह सब कुछ जो मैंने कभी नहीं कहा। मैंने जो किया उसके सबूत, उस आदमी का नाम जिसे मैंने भुगतान किया, मैंने जो जायदाद बेची उसके दस्तावेज, और एक पत्र जो मैंने तुम दोनों के लिए लिखा था, उस दिन के लिए जब मैं अब नहीं रहूंगी, या उस दिन के लिए जब सच्चाई और इंतजार नहीं कर पाएगी। अंजलि ने अपने भाई को देखा। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। इसे खोलो, उसने कहा। अंजलि ने लिफाफे को सावधानी से खोला, जैसे कागज फट सकता था, या जैसे ऐसा करने से कुछ अपरिवर्तनीय गति में आ जाएगा, कुछ ऐसा जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता था। अंदर कई दस्तावेज सावधानी से मोड़े हुए थे, और उन सभी के ऊपर एक छोटा लिफाफा था जिसके कवर पर हाथ से 2 शब्द लिखे थे, मेरे बच्चे। अंजलि ने उसे लिया, रोहन को दिया। रोहन ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर उसे वापस कर दिया। इसे तुम पढ़ो, उसने ऐसी आवाज में कहा जो पूरी नहीं निकली। अंजलि ने पत्र को खोला और जोर से पढ़ना शुरू किया। पत्र बिना किसी भूमिका के शुरू हुआ था। राधा की साफ और दृढ़ लिखावट में, वह लिखावट जिसे वे दोनों उन नोट्स से पहचानते थे जो उसने उन्हें छोटे होने पर उनके बस्तों में छोड़ दिए थे, उन हाथ से लिखी व्यंजनों से जो वे रसोई में रखते थे, उन छोटे संदेशों से जो मेज पर दिखाई देते थे जब वे देर से आते थे, और वह पहले ही सो चुकी होती थी। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह पल आ गया है जिसका मुझे हमेशा से पता था कि वह आएगा। जो आप जानने वाले हैं उससे डरे नहीं। सच्चाई परिवारों को नहीं तोड़ती,
झूठ तोड़ते हैं, और मैं आपको झूठ से जितना हो सके उतना समय तक बचाना चाहती थी, लेकिन वह दिन आ गया जब आपको बचाना मतलब सब कुछ बताना था। अंजलि ने एक विराम लिया, निगला, जारी रखा। आपके पिता एक बुरे आदमी नहीं है, वह एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने एक गंभीर गलती की और जो इस परिणाम के साथ जीना नहीं जान पाए कि कोई उन्हें फिर भी प्यार करता था। यह कभी कभी नफरत से ज्यादा मुश्किल होता है। नफरत समझ में आती है, बिना शर्त प्यार उसे भ्रमित करता है जो इसे पाने का हकदार नहीं समझता। रोहन ने होंठ कसे जमीन को देखा। मैंने तुम दोनों को छुपाया, तुम्हारे पिता को दुनिया से और तुम्हें इस कहानी से। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती थी, उसे, तुम दोनों को, क्योंकि मैंने लंबे समय तक यह माना कि प्यार ठीक यही था, रुकना जब सब कुछ कहे कि चले जाओ, वह ढोना जो कोई और नहीं ढोना चाहता, चुप रहना जब बोलना बहुत महंगा पड़ेगा। आज मुझे पता है कि मैंने कुछ चीजों में गलती की, कि खामोशी की भी कीमत होती है, कि किसी को सच्चाई से बचाना कभी कभी उसकी सामना करने की क्षमता का सम्मान न करने का एक तरीका होता है। लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि मैं इसे फिर से करूंगी। अंजलि वहीं रुक गई। उस आखिरी पंक्ति को चुपचाप दोबारा पढ़ा, फिर उसे जोर से दोबारा पढ़ा, धीरे से। लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि मैं इसे फिर से करूंगी। रोहन ने अपने मुंह को हाथ से ढक लिया और इस बार वह खुद को रोक नहीं पाया। वह उस गहरे और शांत रोने के साथ रोया जैसे वे पुरुष रोते हैं जिन्होंने बहुत कुछ सहा है और आखिरकार उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल जाती है जहां वे सब कुछ छोड़ सकें, बिना शर्म के, बिना जल्दबाजी के, सिर झुकाकर और कंधे धीरे धीरे हिलते हुए। अंजलि ने पत्र को मोड़ा, अपनी मां को देखा। राधा अपनी गोद में हाथ रखे शांत आंखों से बैठी थी। वह नहीं रो रही थी, वह अपने बच्चों को उस हाव भाव से देख रही थी जिसे वे दोनों अपनी बाकी जिंदगी याद रखेंगे। यह गर्व नहीं था, यह राहत नहीं थी, यह उदासी नहीं थी, यह शांति थी। किसी ऐसे व्यक्ति की अजीब और गहरी शांति जिसने आखिरकार उस चीज को जमीन पर रख दिया हो जिसे उसने 50 साल तक खड़े होकर ढोया था। तभी अंजलि का फोन बजा। उसने उसे देखा। यह एक ऐसा नंबर था जिसे उसने तुरंत नहीं पहचाना। उसने उसे बजने दिया। वह फिर बजा। उसने उसे उठाया। उसने सुना। उसका चेहरा धीरे से बदला, जैसे तूफान से पहले आसमान बदलता है। वह धीमा परिवर्तन जो ठीक ठीक नहीं बताता कि कब आएगा, बल्कि बस खामोश निश्चितता के साथ सब कुछ अंधेरा करता जाता है। उसने फोन काट दिया। रोहन को देखा, फिर अपनी मां को देखा। यह पिताजी के डॉक्टर थे। उसने एक ऐसी सपाट, नियंत्रित आवाज में कहा जो खुद में एक खतरे का संकेत थी। वह कहते हैं कि पिताजी गंगा अस्पताल में हैं, कि आज सुबह उन्हें बहुत गंभीर दौरा पड़ा था, कि परिवार को उपस्थित होने की जरूरत है। इसके बाद की खामोशी पहले की सभी खामोशियों से अलग थी। राधा तुरंत नहीं हिली। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिन्होंने एक आदमी को बचाने के लिए एक जायदाद बेच दी थी, जिसे कभी नहीं पता चला कि इसका धन्यवाद कैसे करे। वही हाथ जिन्होंने दशकों पहले वह पत्र लिखा था। वही हाथ जिन्होंने 2 बच्चों, एक पोती, एक अदृश्य बलिदान पर बनी पूरी जिंदगी को संभाला था। फिर वह खड़ी हो गई। चलो, उसने कहा। अंजलि ने उसे देखा। क्या आप निश्चित हैं? राधा ने अपना पर्स उठाया, नोटबुक रखी, अपने सभी दस्तावेजों वाला लिफाफा रखा। वह मेरे बच्चों के पिता हैं, उसने कहा। मैं हमेशा इस बात पर निश्चित रहूंगी। और वह पहले निकली जैसे उसने हमेशा किया था। गंगा अस्पताल में वे लंबे और ठंडे गलियारे थे जिनकी खुशबू कीटाणुनाशक और ठहरे हुए समय जैसी थी। राधा उन्हें जानती थी, इसलिए नहीं कि वह पहले वहां रही थी, बल्कि इसलिए कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें शरीर दिमाग से पहले पहचानता है। ऐसी जगहें जिनकी खुशबू महत्वपूर्ण फैसलों जैसी होती है। ऐसे पल जो जिंदगी को पहले और बाद में बांटते हैं। वह उस गलियारे से चली, अंजलि उसके दाहिनी ओर और रोहन उसके बाईं ओर, और तीनों में से किसी ने भी यात्रा के दौरान बात नहीं की। जरूरत नहीं थी। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें उनके बीच मौजूद रहने के लिए अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर दूसरी मंजिल पर प्रतीक्षा कक्ष के पास उनका इंतजार कर रहे थे। वह आधे सफेद बालों वाले और पेशेवर रूप से शांत अभिव्यक्ति वाले आदमी, ऐसे लोग जिन्होंने मुश्किल खबरें देना सीखा हो बिना आवाजत, कांपे, लेकिन जो पूरी तरह से आंखों को ऐसा करने में सफल नहीं हुए थे। उन्होंने उनका अभिवादन किया, उन्हें गलियारे के एक अलग कोने में ले गए और समझाया। अर्जुन को सुबह के शुरुआती घंटों में एक गंभीर दिल का दौरा पड़ा था। उसे होटल के कमरे में मिला था। केवल एक कर्मचारी ने देखा था कि वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था और आपातकालीन सेवा को बुलाया था। वे समय पर पहुंच गए थे, लेकिन स्थिति नाजुक थी। अभी स्थिर, लेकिन नाजुक।
क्या वह मुलाकात कर सकता है? राधा ने पूछा। डॉक्टर ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए उसे देखा, जैसे उस सवाल में कुछ माप रहे हों। शांति से उसने कहा। एक एक करके रोहन और अंजलि ने एक दूसरे को देखा, फिर अपनी मां को देखा। राधा पहले ही कमरे के दरवाजे की ओर चल रही थी। वह अकेली अंदर गई। कमरा छोटा और शांत था। एक खिड़की थी जो एक आंतरिक आंगन की ओर खुलती थी, जहां एक जरूल का पेड़ था जिसे किसी न किसी विशेष उद्देश्य से नहीं लगाया था, और फिर भी वह एक ऐसी जिद के साथ उगा था, कंक्रीट और दीवारों के बीच सुंदर रूप से। राधा ने अंदर जाते ही उसे देखा और उस पेड़ में उसे कुछ ऐसा परिचित लगा जिसे वह समझा नहीं पाई। अर्जुन बिस्तर पर आंखें खोले लेटा था। उसका चेहरा पिछली रात से अलग था। वह आदमी नहीं था जिसने माइक्रोफोन को उस निश्चितता के साथ उठाया था, जैसे कोई जिसने एक पल का बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया हो। वह बस एक बूढ़ा आदमी था, थका हुआ, मॉनिटर के तार सीने से चिपके हुए थे और हाथ चादर पर उस अनैच्छिक शांति के साथ थे जो शरीर तब धारण करते हैं जब वे अब और दिखावा नहीं कर सकते। उसने उसे अंदर आते देखा और उसके चेहरे पर कुछ ऐसी कोमलता से टूटा जो हिंसा से टूटने से भी बदतर था। राधा। उसने कुर्सी को बिस्तर के पास खींचा। वह बैठ गई। वह तुरंत नहीं बोली। उसने एक पल के लिए अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिन्होंने उसे एक बार बचाया था बिना उसके अभी तक जाने, और फिर उसे देखा। राधा, अर्जुन ने कहा, और उसकी आवाज इतनी अलग, इतनी कवच रहित निकली कि एक पल के लिए यह किसी और आदमी की आवाज लगी, या शायद उस आदमी की आवाज जो हमेशा से बाकी सबके नीचे रहा था। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, मैं यहां हूं, उसने कहा। कल रात जो कुछ भी मैंने कहा उसके बाद मैं यहां हूं। उसने बिना कठोरता के, बिना अनावश्यक रियायत के, बस एक तथ्य की सरल दृढ़ता के साथ दोहराया। अर्जुन ने एक पल के लिए आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोलीं तो उनमें एक नमी थी जो पूरी तरह से आंसू नहीं थी, लेकिन उसके करीब थी। मुझे पता था, उसने कहा, मैं सालों से जानता था। जो तुमने किया, जायदाद, पैसा, सब कुछ मुझे पता है, राधा ने कहा। मुझे पता था कि तुम जानते थे और तुमने कभी कुछ नहीं कहा, और तुम भी। दोनों के बीच खामोशी कई सेकंड तक रही, लेकिन यह असहज खामोशी नहीं थी। यह दो लोगों की खामोशी थी जो दशकों तक एक दूसरे को गलत समझने के बाद आखिरकार एक ही भाषा बोल रहे थे। मैं कभी नहीं जान पाया कि मैं तुम्हें कैसे लायक हूं, अर्जुन ने ऐसी आवाज में कहा जो किनारों पर टूटी हुई निकली। हर बार जब मैं तुम्हें देखता था तो मुझे वह दिखाई देता था जो तुमने मेरे लिए बलिदान किया था, और करीब आने के बजाय मैं दूर चला जाता था, क्योंकि करीब आने का मतलब था उसका सामना करना, और मुझ में वह हिम्मत नहीं थी जो तुम में थी। राधा ने उसे लंबे समय तक देखा। जो तुमने कल रात कहा था, उसने कहा। सबके सामने वह कायरता थी। अर्जुन ने उसे बीच में टोका, बहादुरी के लिबास में छिपी कायरता। मुझे लगा कि अगर मैं उसे जोर से कहता तो मैं कुछ से आजाद हो जाऊंगा, लेकिन मैंने केवल तुम्हें एक बार फिर सार्वजनिक रूप से उस रात चोट पहुंचाई जिसकी तुम हकदार थीं कि वह अलग हो। हाँ, राधा ने कहा, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। उसने उसे नरम नहीं किया। उसने उसे बिना किसी सुरक्षा के स्वीकार करने से पहले समझ में नहीं लपेटा। उसने उसे सीधे उस ईमानदारी के साथ बताया, बिना क्रूरता के, जो किसी का सम्मान करने का सबसे सच्चा तरीका है। अर्जुन ने नजर नहीं हटाई। उसने उसे स्वीकार किया, जैसे कोई जानता है कि वह क्या हकदार है, और फिर भी दर्द होता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो, उसने पूछा। राधा ने जवाब देने में देर लगाई, और वह विराम नाटकीय या गणनात्मक नहीं था, वह वास्तविक था। यह वह वास्तविक समय था जिसकी उसे सही जगह पर जवाब खोजने के लिए जरूरत थी। मुझे नहीं पता कि मैं जो महसूस करती हूं उसे माफी कहते हैं या नहीं, उसने आखिरकार कहा। अभी नहीं, शायद समय के साथ मुझे वह नाम मिल जाए, लेकिन जो मैं जानती हूं वह यह है कि मैं नफरत नहीं ढोती, और मैं तुम्हें वह देने यहां नहीं आई। अर्जुन ने आंखें बंद की और उसकी गाल से धीरे से चुपचाप एक आंसू गिरा। राधा ने उसे नजरअंदाजा नहीं किया, नहीं उसने कोई नाटकीय हाव भाव किया। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, उस पुराने हाथ पर जिसे वह 50 साल से जानती थी, उसकी सभी झुर्रियों, उसकी कहानी, उसकी गलतियों और उसकी खामोशी के साथ। यह रोमांटिक प्यार का हाव भाव नहीं था, यह उससे कुछ ज्यादा पुराना, ज्यादा गहरा था। किसी ऐसे व्यक्ति का हाव भाव जिसने अपने दर्द से बड़ा होने का फैसला किया हो। अंजलि और रोहन गलियारे में इंतजार कर रहे थे जब राधा बाहर निकली। उन्होंने उसे उन बच्चों की शांत जल्दबाजी से देखा जो जानना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि क्या वे जानना चाहते हैं। वह ठीक है, राधा ने कहा। जितना हो सकता है। और आप? रोहन ने पूछा।
राधा ने उसे देखा और मुस्कुराई। यह उस व्यक्ति की मुस्कान नहीं थी जो दिखावा करता है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि उस व्यक्ति की शांत मुस्कान थी जिसने कुछ बहुत भारी चीज छोड़ दी है और अभी भी बाहों में उसका भूतिया वजन महसूस करती है, लेकिन जानती है कि वह अब उसे नहीं ढो रही है। मैं भी, अंजलि ने कहा। उसने उसे गले लगाया। उसने उसे दोनों हाथों से जोर से गले लगाया, उन गले लगाने की जल्दबाजी के साथ जो सांत्वना नहीं देते बल्कि बस कहते हैं, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें देखती हूं। राधा ने उसे रहने दिया और अपनी बेटी के कंधे पर से उसने गलियारे की खिड़की से आंतरिक आंगन की ओर देखा। जरूल का पेड़ वहीं शांत खड़ा था, अपने बैंगनी फूलों के साथ, जिसे किसी ने किसी उद्देश्य से नहीं लगाया था। और फिर भी उसने उगने का तरीका खोज लिया था, जैसे कुछ चीजें, जैसे कुछ प्यार, जैसे कुछ प्रकार के लोग जिन्हें दुनिया पूरी तरह से लायक नहीं है। हफ्तों बाद जिंदगी ने खुद को व्यवस्थित करने का एक नया तरीका खोज लिया। परिपूर्ण नहीं, दरारों के बिना नहीं, लेकिन नया। अर्जुन स्पष्ट निर्देशों और एक विनम्रता के साथ क्लिनिक से बाहर आया जिसे उसके बच्चों ने पहले कभी नहीं देखा था। वह तुरंत उस घर में वापस नहीं गया जिसे उसने राधा के साथ साझा किया था। इसके लिए समय की जरूरत थी। इसके लिए ऐसी बातचीतें चाहिए थीं जो अभी तक नहीं हुई थीं और जो धीरे धीरे, सावधानी से, बिना जल्दबाजी के और बिना झूठे सुलह के होंगी, जो जितना वे पूरा कर सकते थे उससे ज्यादा वादा करती थीं। रोहन अपने शहर लौट गया, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा बार फोन करता था। वह अपनी मां को फोन करता था और धीरे धीरे अपने पिता को भी फोन करना शुरू किया। सब कुछ एक साथ हल करने के लिए नहीं, बल्कि ताकि खामोशी फिर से न बढ़ पाए जैसे वह पहले बढ़ी थी। अंजलि ने अपने घर पर एक शाम का आयोजन किया, बिना किसी विशेष अवसर के, बिना सालगिरह या समारोहों के, बस एक आम दिन की एक शाम, गर्मा गर्म समोसे के साथ जो राधा ने सुबह से तैयार किए थे, मसाला चाय के साथ, और सिया हॉल में उस अथक ऊर्जा के साथ दौड़ रही थी जो बच्चों में होती है, जो अभी तक नहीं जानते कि बड़ों की कहानियों का कितना वजन होता है। अर्जुन सबसे बाद में आया। वह किसी ऐसे व्यक्ति की सावधानी के साथ अंदर आया जो जानता था कि वह ऐसी जमीन पर चल रहा था जिसे उसने खुद नुकसान पहुंचाया था और जिसे दूसरों द्वारा ऐसे देखभाल के साथ पुनर्निर्मित किया जा रहा था जो उसका नहीं था। वह उसका सीन कार जगह पर बैठ गया जहां अंजलि ने उसे बताया, संजय का अभिवादन किया, सिया को उठाया जब वह बिना बताए उस पर चढ़ गई, उस पूर्ण विश्वास के साथ जो पोते पोतियों का दादा दादी के साथ होता है, जो जटिल कहानियों को नहीं समझते। और जब सिया ने उसके दोनों हाथों को उसके गालों पर रखा और बच्चों की उस हास्यपूर्ण गंभीरता के साथ उसकी आंखों में देखा जो बड़ों की नकल करते हैं, तो अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। वह मुस्कुराया, एक वास्तविक मुस्कान, बिना गणना के, बिना दर्शकों के, पहली सच्ची मुस्कान जो अंजलि को लंबे समय में उससे याद थी। राधा ने उसे रसोई से देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस स्टोव की ओर मुड़ी और चाय बनाना जारी रखा। उस शाम जब सब चले गए थे और घर उन दिनों की शांत खामोशी में था जो अच्छी तरह खत्म होते हैं, अंजलि ने अपनी मां को बालकनी में बैठी पाया। हाथों में एक प्याली थी और उसकी नजर आसमान पर टिकी थी जो सूर्यास्त के रंगों से जलना शुरू हो गया था। वह उसके बगल में बैठ गई। वे दोनों एक पल के लिए खामोश रहीं, देखते हुए कि कैसे रोशनी शहर की छतों पर जगह बदल रही थी। मां, अंजलि ने कहा, आपको कैसे पता चला कि जो कुछ भी आपने ढोया, जो कुछ भी आपने बलिदान किया, वह इसके लायक था? आपको कैसे पता चला कि यह इसके लायक था? राधा ने सवाल पर सोचा। उसने उसे एक पल के लिए थामा, उसे अंदर से देखा, उसे उस जगह खोजा जहां वह सच्ची जवाब रखती थी। मुझे नहीं पता था, उसने आखिरकार कहा। कभी पता नहीं चलता। यही वह हिस्सा है जो कोई आपको सच्चे प्यार के बारे में नहीं बताता, कि यह गारंटी के साथ नहीं आता, कि यह आपको नहीं बताता कि आप अच्छी तरह खत्म होंगे या नहीं। यह बस एक फैसला है जो कोई हर दिन लेता है, भले ही उस दिन दर्द हो, भले ही उस दिन कोई संकेत न हो कि आप सही कर रहे हैं। अंजलि ने आसमान की ओर देखा। और अगर मैं वही नहीं कर पाती, आपको करने की जरूरत नहीं थी, राधा ने कहा। हर कोई उतना ही ढोता है जितना वह ढो सकता है। मेरा रास्ता अनुसरण करने वाला उदाहरण नहीं है, यह बस वह है जिसे मैंने चुना और जिसके साथ मैं जीती हूं। अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और वे दोनों ऐसे ही बैठे रहे जबकि सूर्यास्त शहर पर पूरी तरह से जल रहा था और चाय प्यालियों में धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और दुनिया उस सौम्य उदासीनता के साथ घूमती रही जो उन कहानियों के प्रति होती है जो खामोशी में, बिना गवाहों के, बिना तालियों के, बिना किसी और के सुलझ जाती हैं, दर्शकों के बजाय उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें जिया, जो कभी कभी बिल्कुल पर्याप्त होता है।
शांति को कभी नहीं पता चला कि सब कुछ कैसे खत्म हुआ, लेकिन एक सुबह उस शाम के कुछ दिनों बाद उसे अपने दरवाजे के पास एक छोटा गमला मिला जिसमें बैंगनी फूल थे। बिना किसी कार्ड के, बिना नाम के, बस फूल वहां इस देखभाल के साथ रखे गए थे, जैसे कोई जानता हो कि धन्यवाद कहने के कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। शांति ने उन्हें एक पल के लिए देखा, फिर आसमान की ओर देखा और उसी तरह मुस्कुराई जैसे वह उस सुबह मुस्कुराई थी जब उसने राधा को आते देखा था। जैसे कोई जो इस बात से हैरान नहीं होता कि चीजें अपना रास्ता खोज लेती हैं, क्योंकि उसने हमेशा से जाना है कि दुनिया में कुछ ऐसा है जो उन्हें वहां तक ले जाता है जहां उन्हें होना चाहिए, बिना किसी व्याख्या के, बिना नाम के, लेकिन वहीं, हमेशा वहीं।